दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। सास, ननद और बहू का लास्ट पार्ट। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। माँ जी ने भी इस संसार से संबंध तोड़ लिए। 13वीं भी नहीं हुई थी कि पिता की संपत्ति पर अपना हक जमाने लगी। आखिर पिता की संपत्ति पर लड़कियों का भी तो हक होता है। मीरा यद्यपि ज़्यादा ही समझदार थी, अब उसे लगने लगा था कि माता पिता के बाद भाई भाभी से ही मायका बनता है। अतः वह नीरा के विचारों से सहमत नहीं हो पाई थी, लेकिन देवेश ने दोनों को आमने सामने बिठाकर पूरा हिसाब किताब दिखाकर उसके 2 भाग कर दिए थे। अपने लिए कुछ भी नहीं रखा था। मीरा के मना करने पर देवेश ने कहा था, रुपया पैसा जमीन जायदाद सब क्षण भंगुर है। स्वार्थ है तो सिर्फ प्यार, स्नेह और अपनत्व जो पिताजी का है वह हम सबका है। अतः बड़ा होने के नाते मैं तुम दोनों में बराबर बराबर बांटता हूँ। मना मत करो वरना मुझे दुख होगा। एक आग्रह और है, हो सके तो बीती बातों को भुलाकर प्रेम और स्नेह के पक्के भागों में बन जाओ, क्योंकि यही धागे इंसान को बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार करने में सहायता देते हैं। देवेश की बातों को सुनकर नीरा भी पिघल गई तथा रोते हुए हिस्सा लेने से मना करने लगी। तब देवेश ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा था, रो क्यों रही है पगली? मैं कई बंटवारा थोड़े ही कर रहा हूँ। बड़ा भाई होने के नाते पिता की संपत्ति का हिस्सा ही तो उपहार में दे रहा हूँ। देवेश के इस बलिदान से परिवार में फिर से एकता हो गई थी। प्रत्येक रक्षा बंधन तथा भैया दूज पर दोनों आती और हमसे जो भी बन पड़ता उनको देते। समय पर देवेश की तरक्की होती गई। ऋतु के साथ साथ कार्यभार भी बढ़ता गया। आज वे हाईकोर्ट के जज के पद पर सुशोभित हैं। फोन की निरंतर बत्ती घंटी ने उसकी विचार तंद्रा को भंग कर दिया। फोन अमेरिका से निनाद का था, मम्मा हम ठीक हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं जानता था तुम चिंता करोगी, इसलिए मैंने शिवानी को मना किया था एक्सीडेंट के बारे में लिखने को, पर उसने लिख दिया। टाँके भी कट गए हैं। आज से हम दोनों ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। नीना से बात कर दिल को सुकून मिला। तभी देवेश की कार के रुकने की आवाज़ सुनकर नौकर को चाय बनाने का आदेश देते हुए दरवाज़ा खोला। चेहरे पर छाई उदासी को देखकर वह पूछ बैठे, क्या बात है, बहुत उदास लग रही हो? निनाद को चोट लगने की बात सुनकर वह व्यथित हो उठे। रुपया पैसा नाम शोहरत होते हुए भी इतनी दूर जा न पाने की विवशता उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बात करनी चाहिए पर लाइन बिजी होने के कारण बात भी नहीं हो पाई थी। परेशान क्यों हो रहे हैं? वहाँ तो यहाँ से ज़्यादा सुविधा है। फिर वह अकेला तो नहीं है, उसकी देखभाल के लिए शिवानी तो है ही। उनको परेशान देखकर नमिता ने कहा, नमिता मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हमारी युवा पीढ़ी विदेश की ओर क्यों भाग रही है? माना हमारे देश में विदेश की तुलना सुख सुविधाएं कम है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम अपनी ही जमीन से नाता तोड़ ले। आप इतना क्यों सोचते हो? सबकी अपनी अपनी सोच है। वैसे भी जो जितना उड़ेगा उतना ही सफल होगा। उड़ना है तो उड़ो, लेकिन अपनी जमीन पर ही। इतनी भी छलांग न लगाओ कि अपने देखने के लिए भी तरसते रह जाए। तभी फोन की घंटी टनटना उठी। आवाज़ कमिश्नर के सेक्रेटरी की थी। साहब आप कब आ रहे हैं? यहाँ सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ओहो मैं तो भूल ही गया था, अभी आधे घंटे में आ रहा हूँ। नमिता तैयार हो जाओ, हमें मंत्री जी के
सम्मान में दिए जा रहे भोज में सम्मिलित होने जाना है। आप जाइए, मेरा मन नहीं है। मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन कुछ सामाजिक बाध्यताओं का पालन तो करना ही पड़ेगा। और फिर अभी तो तुम कह रही थी कि नीना ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। चलो, तुम्हारा मन भी ठीक हो जाएगा। पूरे दिन घर में बोर होती रहती हो, ना जाना भी उचित नहीं होगा ना। न जाने लोग क्या सोचे। उस समय नमिता को महसूस हुआ कि थोड़ी देर पूर्व जब देवेश चिंतित थे, तब वह उन्हें समझा रही थी, और अब उसके अन्यमनस्क होने पर वह उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चे उम्र के इस पड़ाव में पति पत्नी सिर्फ पति पत्नी ही न रहकर दुख सुख में एक दूसरे को संबल प्रदान करते हुए एक अच्छे मित्र सहचर बन जाते हैं। नमिता जानती थी कि मना करने का कोई अर्थ नहीं है। यदि जाना है तो जाना ही है, अतः तैयार होने चली गई। किंतु विवशता भरे दिल ने सोचने को मजबूर कर दिया, यह नौकरी भी क्या चीज़ है। जब बड़े घर की आवश्यकता होती है तो छोटे घर मिलते हैं, और जब बच्चों के व्यवस्थित होने के पश्चात जब पति पत्नी रह जाते हैं, तब गाड़ी बंगला सोफर तथा सादा सेवा के लिए नौकर की भी सुविधा मिलने लगती है। नित्य होने वाली पार्टियों में जाना भी आवश्यक हो जाता है, जबकि बढ़ती उम्र के साथ होती तरह तरह की बीमारियों के कारण खाने पीने में भी परहेज करना पड़ता है। और जब खाने की उम्र होती है, तब घर की जिम्मेदारियों के कारण न तो बाहर खाने और न ही घूमने जा सकते थे। हल्की जरी के बॉर्डर वाली आसमानी साड़ी पहनकर नमिता बाहर आई तो देवेश प्रशंसात्मक नजर से कहते हुए कह उठे, कौन कह सकता है कि तुम दो जवान बच्चों की माँ हो। हटो आप भी। वाक्य अधूरा छोड़कर अचानक ही नमिता 20 वर्षीय युवती की तरह शर्मा उठी। 2 वर्ष ऐसे ही पंख लगाकर उठ गए। देवेश की सेवानिवृत्ति का दिन भी आ गया। निनाद भी महीने भर की छुट्टी लेकर आया हुआ था। वह काफी दिनों से कह रहा था कि पापा, आप हमारे साथ आकर रहिए, पर हमेशा काम का बहाना बनाकर टाल देते थे। किंतु इस बार उसके आग्रह को ठुकराने का कोई बहाना भी नहीं था। देवेश के लिए जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, लेकिन देश विदेश घूमने की इच्छा अवश्य थी, अतः उसके साथ चले आए। वहां पहुंचकर लगा कि सचमुच काफ़ी विकसित देश है, लेकिन फिर भी वहाँ की दौड़ती भागती जिंदगी से अपने देश की सीधी साधी जिंदगी अच्छी लगती। कम से कम लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय तो है। कभी कभी घर उन्हें घर नहीं होटल लगता, जिसमें सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें तो उपस्थित थी, लेकिन उन्हें भोगने वाला कोई नहीं था। हफ्ते के 5 दिन सुबह से शाम तक ऐसे दौड़ते भागते की देखकर आश्चर्य होता था। छुट्टी के 2 दिन में पूरे हफ्ते के बच्चे काम निपटाए जाते थे तथा शॉपिंग की जाती। कभी कहीं घूमने जाना होता तो वीकेंड में ही जाते। घर के जिन कामों को करना हम भारतीय अपने हाथों से करना निको समझते हैं, उन्हें दोनों पति पत्नी बिना किसी हीन भावना के निपटाते, क्योंकि नौकर रूपी शख्स रखना उनके लिए कठिन ही है। नन्ही दिव्या के कारण ही थोड़ा मन लगा हुआ था। दादा दादी के कारण उसे क्रेच में रहना नहीं पड़ रहा था, अतः वह खुश थी। कभी नमिता उसे लोरी गाकर सुलाती तो कभी कहानी सुनाकर। बच्ची के साथ बच्चा बनकर उन्हें असीम खुशी मिलती। सच कहे तो इस अनजान जगह में वही उनके जीने का सहारा थी। तभी उसकी छोटी से छोटी फरमाइश पूरी करने में वह न तो हिचकिचाते और न ही झुंझलाते। दीपावली आने वाली थी। नमिता ने पूजा का सामान मंगाने के लिए निनाद को लिस्ट पकड़ाई तो वह बोला, माँ,
यहाँ दिए घर में नहीं लगा पाएंगे और न ही पटाखे छुटा पाएंगे। इस अवसर पर छुट्टी न होने के कारण हम भारतीय सप्ताहांत में एक जगह इकट्ठे होकर त्योहार मना लेते हैं तथा एक दूसरे से मिलना भी हो जाता है। हाँ, घर में थोड़ी बहुत पूजा करना हो तो कर लेना। निनाद का उदासीन भाव से कहना नमिता को विचलित कर गया। कहीं कुछ डर गया मन में। विदेशों में आकर जहाँ हम भारतीय वहाँ के रीति रिवाज अपनाते जा रहे हैं, वहीं कहीं अपनी संस्कृति को भूलते तो नहीं जा रहे। उसे याद आए वह दिन जब वह दीपावली के महीने भर पूर्व ही घर की साफ सफाई प्रारंभ हो जाती थी। वही हफ्ते भर पूर्व ही विभिन्न पकवान बनने प्रारंभ हो जाते थे। सबके लिए नए कपड़े बनते। मिट्टी के दिए के साथ साथ बिजली के बल्बों से घर जगमगा उठता था। देवेश को पटाखे छुटाने का अत्यंत ही शौक था। निनाद और वह मिलकर न जाने कितने ही रुपए आतिशबाजी में उड़ा देते थे, फिर भी अनंत को संतोष नहीं होता था। आज वही निनाद इतना उदासीन हो गया है। नमिता को सदा ही पटाखों पर इतना पैसा खर्च करना अपव्यय लगता था। उसके विरोध करने पर देवेश कहते, इंसान कमाता किस लिए है? खुशियाँ प्राप्त करने के लिए ही ना। और यदि मुझे इससे खुशी मिलती है तो मैं इसे अपव्यय नहीं समझता। बच्चों के जाने के पश्चात ही वह हर वर्ष पटाखे खरीदते थे, लेकिन वह स्वयं न छुड़ाकर अनाथाश्रम में दे आते। उनके द्वारा दिए पटाखों और मिठाई को पाकर बच्चों के चेहरे पर जो खुशी झलकती वह उन्हें अत्यंत सुकून पहुंचाती थी। नमिता के कहने पर कभी फुलझड़ी छुड़ा लेते तथा कहते, नमिता अब तो रस्में ही निभानी है। अकेले रहकर भी कहीं दिवाली मनाई जाती है। वास्तव में दीपावली तो मन की उमंग, उल्लास, प्रेम और सद्भाव का त्योहार है। यदि मन में प्रसन्नता है तो हर दिन हर रात दिवाली है, वरना दिवाली एक काली अंधियारी रात के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यहाँ रहकर तो रस्म अदायगी भी नहीं हो पाई। मन व्यथित हो उठा था। अपने देश की मिट्टी की सुगंध उन्हें विचलित करने लगी थी। पीढ़ी अंतराल था या पीछे छूटे रिश्तों का अपनापन, वे दोनों ही वहाँ के वातावरण में सहज अनुभव नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिन बेटी दामाद निवेदिता और विकास के पास जाकर रहे, पर वहाँ भी वही भाग दौड़। मन अब गया था। पता नहीं इंसान पैसे के पीछे इतना पागल क्यों है। भारत में तो एक कमाता है, चार खा लेते हैं, पर यहाँ तो सब कमाते हैं। किसी के पास किसी के लिए समय ही नहीं है। बच्चे भी मैट्रिक करने के पश्चात अपना खर्च स्वयं उठाने लगते हैं। शायद यही नजरिया उन्हें अपनों से दूर ले जाता है। आखिर वापस लौटने का अपना फैसला सुना दिया। पहले तो निनाद और शिवानी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी जीत देखकर लौटने की टिकट बुक करा दी। जैसे जैसे लौटने के दिन पास आते जा रहे थे, उनकी प्रसन्नता बढ़ती जा रही थी। अपने सभी रिश्तेदारों तथा परिचितों के लिए उपहार ले जाना चाहते थे, अतः हफ्ते भर तो वह एक डिपार्टमेंटल स्टोर से दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर के चक्कर काटते रहे, फिर भी शॉपिंग पूरी होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन निनाद और शिवानी ऑफिस गए हुए थे। अचानक देवेश बोले, न जाने क्यों आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा है, दिल घबरा रहा है। देखते ही देखते पूरा शरीर पसीने से नहा गया। निनाद को फोन किया, किंतु जब तक कोई आ पाता पक्षी पिंजरा छोड़कर उड़ गया। वह चीख चीख कर रोई, पर इस बेगाने देश में कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला ही नहीं था। निनाद और शिवानी के आने तक
उनकी चीखें भी बंद हो गई थी। कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। डॉक्टर ने आते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। निनाद और शिवानी भी स्तब्ध रह गए थे। निवेदिता को फोन किया तो वह फोन पर ही रो पड़ी। नीना ने सब गृह की बहन को बुलाकर अपने 2-4 मित्रों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया। सब कुछ कितना शांत और सहज था। न कोई सांत्वना देने वाला और न ही कोई आंसू पोंछने वाला। कहते ही इंसान मौत को नहीं वरना मौत इंसान को खींच लाती है। 2 दिन बाद ही वह अपने देश की धरती पर पैर रखने वाले थे, किंतु विधि के विधान को कौन टाल पाया है। पूरी दुनिया को अपनी अपनी मुट्ठी में कैद करने का स्वप्न देखने वाला इंसान यही आकर मजबूर हो जाता है। टिकट कैंसल करवाए गए। तीसरे दिन हवन संस्कार कर सामान्य कामकाज ऐसे शुरू हो गए मानो कुछ हुआ ही न हो। निवेदिता तथा विकास भी आए। निवेदिता को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डैडी नहीं रहे। कुछ दिन पूर्व डैड जब उसके घर से आए थे तब उसने सोचा भी नहीं था कि वह उन्हें आखिरी बार देख रही है। उसके आने से स्मृतियों के घाव तेज हो गए, किंतु फिर भी सुनी आंखें सुनी ही रही। वह भी कुछ दिन रहकर चली गई। घर में रह गई नमिता और यादें जीवन साथी की। दिन होता रातें होती, किंतु आंखों से नींद गायब हो गई थी। कभी अपरिचितों की तरह निहारती रह जाती। दिव्या का प्यार भरा आह्वान भी उसके दिल की खुशी नदिया में हिलोर पैदा करने में असमर्थ हो गया था। उनकी ऐसी हालत देखकर निनाद और शिवानी भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अनेक डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई रोग हो तो समझ में आए। आखिर मनोरोग विशेषज्ञ से सलाह ली। उन्होंने केस स्टडी करने के पश्चात कहा, इस जमीन ने इनके पति को निगल लिया है, अतः यहाँ रहना इन्हें अभिशाप लगने लगा है। स्थान परिवर्तन से शायद इनकी स्थिति में कुछ सुधार आ पाए। माँ, भारत चलोगी? एक दिन नीना ने पूछा। सच कह रहा है तू? मुझे मेरे देश ले चलेगा? बहुत याद आती है तेरे पिताजी की। वे वहाँ मिल जाएंगे। कहते हुए वह बच्चों की तरह खिल उठी। सचमुच भारत पहुंचकर उन्हें जीवन दान मिल गया। उनके आने का समाचार सुनकर नीरा, मीरा तथा अनेक रिश्तेदार और परिचित आए। महीनों से रुके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लगता था कि सूखी नदी में बाढ़ आ गई है। उस बाढ़ के साथ मन के गिले शिकवे दुख बहते चले जा रहे थे। अपने चारों ओर अपने हमदर्दों की भीड़ देखकर उन्हें लग रहा था कि इतनी बड़ी दुनिया में वह अकेली नहीं है। घर की एक एक ईंट में उन्हें देवेश की झलक दिखाई देती। उन्हें सदा अपने पास ही पाती तो उनका दर्द कम हो जाता। उनका पुराना नौकर नंदू मालकिन मालकिन कहते उनकी सेवा में लगा रहता। वहीं उसकी पत्नी चमेली कभी उनके हाथ पैर दबाती तो कभी उनके सिर में तेल लगाने लगती। नंदू और चमेली उनके पुराने नौकर ही नहीं, उनके घर के सदस्य जैसे ही थे। नमिता ने भी समय समय पर उनकी सहायता की थी तथा अपने घर के सर्वेंट रूम में उनके रहने इंतजाम कर दिया था। उनके प्रयासों के कारण ही उनके बच्चे पढ़कर अच्छी नौकरी में लगे थे, पर वे दोनों ही अपने बच्चों के पास न रहकर उनके पास ही रहना चाहते थे। उनका कहना था, जीवन का सवेरा जिनके साथ बिताया उन्हीं के साथ सांझ भी बिताएंगे। मम्मा, अब चलो, यहाँ सबसे तो मिल ली। माँ की ठीक स्थिति देखकर एक दिन नीना ने कहा, बेटा तू जा, मैं यहीं रहूँगी। मम्मा, तुम अकेली कैसे रहोगी? तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता।
फिर यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अरे पगले, मैं अकेली कहाँ हूँ? इस घर में तेरे डैडी की यादें बसी हुई है। अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार सब तो ही है। मेरी सेवा के करने के लिए नंदू और चमेली ही है ना। और अब मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है? नमिता ने सहज स्वर में कहा। लेकिन मम्मा, देख बेटा, जिद मत करना। उनकी यादों के सहारे मैं बाकी जीवन काट लूँगी, पर जिस धरती ने मेरा सुहाग छीन लिया, उस धरती पर फिर कदम नहीं रखूँगी। वैसे भी बेटा, अपने देश की माटी जैसी सुगंध और कहीं नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी नौसर देह उसी देश की माटी में समर्पित हो जहाँ के अन्न जल से यह फली फूली है। समा पंख लगाकर उड़ रहा था। रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी अकेलापन काट खाने को दौड़ता था। देवेश की मृत्यु के पश्चात वह अकेली रह गई थी। आखिर कब तक अड़ोसी पड़ोसी उनका दुख बांटते? वैसे सब सुख के साथी है, दुख तो इंसान को अकेले ही काटना पड़ता है। स्वयं पर नजर डाली तो पाया वह अभी चुकी नहीं है। चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, वरना उनका खाली तन मन शीघ्र ही शिथिल होता जाएगा। अचानक उसने एक निर्णय ले लिया था कि अब वह श्रीमती मेहता, चीफ जस्टिस मेहता की बेवा बनकर नहीं बनना, नमिता मेहता बनकर जिएगी। पहले तो यह न करो वह न करो की बंदिश थी, अब सब बंदिशें देवेश के जाने के साथ ही समाप्त हो गई है। उन्होंने कभी फैशन डिजाइनर का कोर्स किया था, पर पहले समय की कमी के कारण तो बाद में स्टेटस के कारण अपनी हॉबी को पूरा नहीं कर पाई थी। नमिता अपनी हॉबी को पूरा करने में जुट गई। प्रारंभ में उन्हें कुछ परेशानी हुई, पर धीरे धीरे सब सहज होता गया। अपनी सहायता के लिए नमिता ने 2 लड़कियां रख ली थी। थोड़े से समय के अंदर ही उसने अपने ही घर के हाल में अपनी ड्रेसेज की प्रदर्शनी आयोजित की। रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला कि वह स्वयं आश्चर्यचकित रह गई। सारी की सारी ड्रेसेस बिकने के बाद उसे कई अच्छी रेडीमेड कपड़ों की दुकानों से ऑर्डर मिल गए। इन ऑर्डरों को पूरा करने के लिए अपना स्टाफ बढ़ाना पड़ा। अंततः उसने अपना बुटीक खोल लिया। कई बार निनाद और शिवानी ने उसे अपने पास आने के लिए कहा, पर उसके पास समय ही कहाँ था जो जाती। डीएस के होने के समय पुरानी सारी बातों को भुलाकर उसने जाना भी चाहा, पर उन्हीं दिनों उनके शहर की एक लड़की अपूर्वा मिस इंडिया चुन ली गई। उसे मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लेने जाना था। उसने अपनी ड्रेसेज बनाने का जिम्मा उसे सौंपा था। अंततः जा नहीं पाई। बीच बीच में निनाद और निवेदिता आकर मिल जाते। उन्हें माँ को इस उम्र में इतनी मेहनत और लगन से काम करते देखकर आश्चर्य होता था। तब उन्हें लगता सच काम करने की कोई उम्र नहीं होती। वस्तुतः इंसान तन से नहीं मन से बूढ़ा होता है। वैसे लगभग हर दिन ही निनाद फोन करता रहता था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से उनका फ़ोन खराब पड़ा था। टेलीफोन डिपार्टमेंट में कई बार कंप्लेन करने के बावजूद अभी तक ठीक नहीं हुआ था। उसका मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहा था, शायद बैटरी खराब हो गई थी, उसे भी बदलवाना था। निनाद की कोई खबर न मिलने पर नमिता परेशान थी। आखिर निनाद को मैसेज देने के लिए उसने कंप्यूटर में ईमेल साइट खोली ही थी कि स्क्रीन पर उसका मैसेज दिखाई दिया। मॉम, मैं इंडिया आ रहा हूँ, शायद हमेशा के लिए। माँ, मैं दिव्या और प्रियस को अपनी धरती पर अपनी संस्कृति के साथ पालना चाहता हूँ। माना यहाँ रुपया पैसा सुख सुविधा सब कुछ है, पर संस्कार नहीं। जानती हो माँ, कल दिव्या डेटिंग पर जा रही थी। शिवानी ने पूछा, तब उसने बताया, न जाने
देने पर उसने खूब हाय तौबा मचाई दिया। हम सबकी यहाँ यही स्थिति है, न अपनी मानसिकता छोड़ पाते हैं और न वहाँ की मानसिकता अपना पाते हैं। आखिर ऐसे दोहराए पर कब तक खड़े रहेंगे? मैंने सोच लिया है अब और नहीं रहूँगा। कहीं बहुत देर न हो जाए, इसलिए हमने भारत लौटने का निर्णय ले लिया है। पढ़कर नमिता की आंखों में आंसू भर आए। खुशी या गम में यह आंखें पता नहीं क्यों भर आती है। लिखा, आ जाओ बेटा, यहाँ भी काम की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी धरती, तुम्हारी ज़मीन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। लिखकर उसने मैसेज भेज दिया था। कंप्यूटर बंद कर कुर्सी पर बैठे बैठे आंखें बंद कर ली। आखिर सांग का पक्षी सांग पर लौट ही आया। निज माटी की सुगंध उन्हें खींच ही लाई। सोचकर उन्होंने संतोष की सांस ली। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।